सावरकर जी का ये कहना था कि राष्ट्र को अगर जीवित रहना है तो उसे इतिहास का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आज हम जिनको हिंदू कहते हैं उसका नाम है वैदिक धर्म। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र डिक्लेयर हो गया, वैसा भारत ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। नेहरू और कांग्रेस की जो राजनीति थी एक वोट परसेंटेज लेके कि हिंदू वोट बढ़ते हैं और मुस्लिम वोट एक गट्ठा जाते हैं। भाषाई विवाद को लेकर, अपनों को लेकर बांटने जैसा व्यवहार नहीं लगता। भारत माता की जय होना चाहिए, ना कि आंध्र माता की। ना जय महाराष्ट्र बोलना चाहिए, ना जय बंगाल। सिर्फ जयकार भारत माता की होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो बड़ा अशुभ होगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहूँगा जिनका नाम सुनते ही आपकी आंखों में उस गुलाम भारत की तस्वीरें खुद ब खुद झलकने लगेंगी। एक ऐसा नाम जिसके आगे सारी सच्चाई खुद ब खुद आपकी आंखों में नजर आएंगी। हम गुलाम थे, एक वक्त था, वो दौर था, लेकिन उस दौर को आखिर हमने आज़ादी में तब्दील किया। पर उस आज़ादी को पाने के लिए जाने कितने संघर्ष हुए, ऐसी कितनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, हमारे वीरों ने लड़ी। उन वीरों में एक नाम था स्वातंत्र वीर सावरकर जी का। जी हाँ, बिल्कुल, जिन्हें हम विनायक दामोदर राव सावरकर के नाम पर जानते हैं। आज हम आपकी मुलाकात उनके पोते श्री रणजीत सावरकर जी से कराएंगे। उनका पूरा नाम है रणजीत विक्रम सावरकर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की पावन धरा, आपको बहुत मन से, आपको पूरे ध्यान से स्वागत करना चाहेगी। इस अनमोल धरा में स्वातंत्र के बहुत सारे वीर जन्मे हैं, लेकिन वीर सावरकर वो नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान में एक छवि बनाई थी देश की आज़ादी को लेकर। तो कुछ सवाल हैं आपसे जिनसे हम करेंगे और आपसे जवाब चाहेंगे। जी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज का जो भारत है वो वीर सावरकर की धरती जैसा वो अखंड भारत चाहते थे, क्या वैसा है? आपकी नज़रिया कैसा है इस मामले में? वीर सावरकर के विचार काफ़ी स्पष्ट थे और विशेषतः देश के बारे में वो जानते थे कि 2300 साल से हमारे पे आक्रमण हो रहे, मतलब अलेक्जेंडर से लेके आगे शक आ गए, हूण आ गए, कुशन आ गए, हमने सबको परास्त कर दिया और उनको परास्त करने के बाद उनको सम्मिलित भी कर लिया। मतलब वो वापस गए नहीं, इसी धारा में वो एक रूप हो गए। मगर जब से इस्लाम का पहला आक्रमण हुआ और 710 में राजा दाहिर का वध हुआ सिंध में, तब से स्थिति पलट गई और फिर एक दौर चला कि जिसमें उसमें भी हम लोग कभी शरण नहीं आ गए, हम लोग लड़ते रहे। सावरकर का कहना है कि इस्लाम ने अपने जो तलवार की उनकी जो तत्वज्ञान है उसमें पूरा यूरोप पैदा किया। बड़े बड़े मतलब पर्शिया या ईरान जैसे साम्राज्य उन्होंने ध्वस्त कर दिए। मगर हिंदुस्तान एक ऐसा ही राष्ट्र था कि जो बार बार हर बार घाव होता था वो सहल के वो घाव भर जाता था और वापस लड़ने को तैयार होते थे। जैसे शिवाजी महाराज, इनका सब इतिहास है, आखिर बाजीराव पेशवे तक ये इतिहास है। फिर अंग्रेज आ गए। तो सावरकर जी का ये कहना था कि राष्ट्र को अगर जीवित रहना है तो उसे इतिहास का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय इसमें मित्रता और शत्रुता ये कभी पक्की नहीं होती, ये समय समय पे होती है। तो परराष्ट्र नीति हमारी अच्छी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा हम किसी पे सुरक्षा के लिए निर्भर ना हो। अब ये 3 मापदंड देखेंगे आप तो ये 10 साल 15 साल से जो हो रहा है, एक इंदिरा गांधी ने जब एटम बम बनाया था तो एक सावरकर जी का समर्थ भारत का सपना वहाँ शुरू हो गया। मगर परराष्ट्र नीति हमारी नहीं थी, जो गए 1914 के बाद एक नया दौर आ गया। क्योंकि मैं बहुत ये दुख की बात है कि हमारा परराष्ट्र विभाग जो था वो एक टूरिस्ट एजेंसी का काम करता था। मतलब कोई असली परराष्ट्र नीति नहीं चलती थी। मगर आज हम लोग परराष्ट्र नीति ये कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि चीन हमारा शत्रु नहीं है, मित्र भी नहीं है, रशिया हमारा शत्रु नहीं, मित्र भी नहीं है, अमेरिका हमारा शत्रु नहीं, मित्र भी नहीं है। आज हम हमारे कहने पे आज दुनिया को झुका सकते हैं। हम तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, मतलब समर्थ भारत बन गया, संपन्न भारत बन गया। परराष्ट्र नीति भी अच्छी है, सोच बहुत क्लियर है। तो मुझे लगता है कि एक अखंड भारत का जो वो तो चलते रहेगा, क्योंकि भारत में आज
बाहरी संकट भी है और अंदरूनी संकट भी है, तो उससे निपटने के लिए हमें जूझना पड़ेगा। मगर एक राष्ट्र के रूप में मुझे लगता है कि हमारा जो नींव बनी है वो बड़ी आज मजबूत बनी है। मतलब हमने जो कदम बढ़ाए हैं वो काफ़ी स्पष्ट है और बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। एक इसमें एक सवाल आता है सावरकर साहब कि हिंदू राष्ट्र की जो मूल धारणा है वो बहुत लंबे अरसे से पनप रही है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसको पूरा करने के लिए आज के भारत को, आज की वर्तमान सरकार को या फिर आज की वर्तमान व्यवस्था को किस तरीके से कदम बढ़ाने चाहिए कि हम वास्तव में हिंदू राष्ट्र के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकें? देखो, हम तो हिंदू राष्ट्र थे ही जी। और हिंदू ये शब्द सर्वसमावेशक है, मतलब ये पूजा पद्धति से नहीं है। आज हम जिनको हिंदू कहते हैं उसका नाम है वैदिक धर्म। तो इसमें जैन है, बुद्ध है, सिख है, आदिवासी है, असंख्य पंथ है, असंख्य संप्रदाय है जो यहाँ पनपे, पैदा हो गए, बड़े हो गए, उनका तत्वज्ञान इस भूमि का है। तो वो पूरा सब धर्मों का समूह ये हिंदू धर्म कहलाता है। और हम एक ज़माने में बहुत मजबूत थे, मगर एक ईस्वी सन 500 के बाद 200-300 साल हमने कोई लड़ाई लड़ी नहीं, और राजा दाहिरी का जो हो गया तब उसमें हमारे में एक वहाँ की बुद्ध जनता थी, उन्होंने कहा ये वैदिक है, मदद नहीं करेंगे। फिर अच्छा, वो तो शत्रु आ गया था, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर से 5,000 घोड़े लेके आया था, और जैसलमेर के राजा उनको मदद नहीं, वो बोले वो तो ये है, सिंधी है हम। तो ये जो हमारे में भेदभाव होने लगा, आपस में मनभेद हो गया, ये हो गया, उसके कारण हमें बहुत भुगतना पड़ा। और उसके बाद हमारे टुकड़े टुकड़े होते गए और आखिरी टुकड़ा हमारा 1947 में हुआ। 1947 के बाद भारत की लोक संख्या में 8% मुस्लिम थे। मुस्लिमों ने खुद पाकिस्तान चुना है, तो बचा हुआ देश तभी कानूनन जैसा पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र डिक्लेयर हो गया, वैसा भारत ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। मगर नेहरू और कांग्रेस की जो राजनीति थी, एक वोट परसेंटेज लेके कि हिंदू वोट बट्टे हैं और मुस्लिम वोट एक गट्ठा जाते हैं, तो वो 8% बढ़ते बढ़ते अभी 21 साल के जो आंकड़े थे वो 22% हो गए थे। आज 10 करोड़ बांग्लादेशी उसमें आ गए हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए। हम एक लोकशाही देश है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तो आतंकवाद को, ये जो 10 करोड़ आ गए, इनमें कितने एजेंट्स होंगे ISI के पता नहीं। तो आतंकवाद बहुत सस्ता होता है, एक विमान से मार गिराना है तो 200-400 करोड़ 500 करोड़ का एक मिसाइल, वही कीमत होती है, मगर आतंकवाद 500 करोड़ में बहुत बड़ा काम करता है। तो आतंकवाद और दूसरी हमारी लोकशाही प्रक्रिया पे काबू करना, क्योंकि आप इलेक्शन के रिजल्ट देखें तो बहुत मार्जिन्स कम है। तो हो सकता है कि ये दुनिया की, मतलब हिंदुस्तान की आखिरी हिंदुत्वनिष्ठ सरकार हो। तो इसलिए हमारा संघर्ष, नींव तो राष्ट्र की बनी है, मगर मैंने एक बिल्डिंग बना दी और शत्रु आके लेके गया तो फायदा वही उठाएगा। तो समर्थ भारत, संपन्न भारत शस्त्र है हमारे, अगर किसी दूसरे के हाथ में चले गए। तो इसलिए हमें आज अधिक सजग होके सावरकर का जो सपना है, तो संपन्न सशक्त हिंदू राष्ट्र, तो उसके लिए हमें निरंतर संघर्षरत रहना होगा। हम पिछले कुछ दशकों से देखते आ रहे हैं कि भारत में जातीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर और इन छोटे छोटे कारणों की वजह से बेवजह के जो विवाद उत्पन्न होते हैं, ये कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको किसी तरीके से अगर सॉल्व किया जा सकता है, इसका समाधान निकाला जा सकता है, तो वो आपका नज़रिया क्या होगा? ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित की जाए कि इन छोटे छोटे दिक्कतों से भारत को मुक्ति मिल सके? देखो, जब शत्रु लड़ता है, और अब चाणक्य नीति देखो, चाणक्य नीति में ये सब लिखा गया है, मगर दुर्दैव से हमारे राजनीतिज्ञ वो पढ़ नहीं पाए। एक सॉफ्ट अप्रोच होता है, जैसा अब शत्रु को अब जीत नहीं सकते तो उनमें भेद बढ़ाओ। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि सिंध प्रांत, ये मुंबई प्रांत का भाग था, तो कांग्रेस ने जानबूझकर वहाँ पे हम सिंधी है, हमारा एक अलग प्रांत करो। सावरकर जी ने विरोध किया था, उन्होंने कहा कि अगर आप अलग हो गए तो वहाँ सिंध में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे, और 6-7 साल में सिंध चला गया। ये भाषा के पे हम लोग विवाद ना करते तो सिंध आज भी हमारा हिस्सा होता। आज भी जो सिंधी बड़ी मात्रा में यहाँ निर्वासित बन के आए, और जो जितनी कत्लेआम सिंधियों पे अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, वो सब आज नहीं होता। तो ये जो सॉफ्ट टाइप होता है, ये आज जाति जाति में आता है, आरक्षण के नाम से आता है। हर जाति कहती है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो इसमें हम और विभाजित होते जा रहे हैं। और हार्ड जो है, तो उसमें पाकिस्तान जो कर रहा है वो हार्ड टेक्निक्स है।
टेररिस्ट कर रहे हार्ड टेक्निक से, नक्सलवादी कर रहे हार्ड टेक्निक से, हमारे पुलिस उसके लिए सक्षम है, हमारे आर्मी उसके लिए सक्षम है। तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम ये जो सॉफ्ट टारगेट्स है, जो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हम में मनमुटाव बढ़ाता है, तो उसके बारे में हमने सजग होकर इसका प्रचार करना चाहिए कि भाई हम हिंदू है, ये हम सोचे, हम इकट्ठा है तो ही हम बच सकते हैं। नहीं तो विभाजन में आज 22% मुसलमान है, हमारा एक एक टुकड़ा, एक जाति, एक भाषा के 2-2, 4-4% भी नहीं है जी। तो डिवाइडेड वी आर नथिंग। तो ये आज सामान्य नागरिक का काम है कि लंबी, मेरी नहीं सोचना चाहिए, मेरी बच्चों के आगे की पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए। हमने ये सोचना चाहिए कि भले आज के बाद 25 साल के बाद वो यहाँ पे हिंदू के रूप में स्वाभिमान से जी सकते हैं कि नहीं। और अगर आप देखो आज की परिस्थिति है, आपको लगता है कि हम हिंदू करके जिए, तो हमें आज ही इकट्ठा होना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। संविधान में एक मूल अवधारणा है समानता का अधिकार। क्या आप मानते हैं कि आज भारत में समानता का अधिकार परिपक्वता के साथ संचालित हो पा रहा है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो समानता का अधिकार दिया था, तो 1945 में सावरकर जी के आदेश पर हिंदू महासभा ने एक घटना बनाई थी, उसको टाइटल था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। उसमें भी कहा था समानता। समानता का मतलब है पूरी समानता, ना मैं आपका नाम देखूँ, ना आपकी जाति देखूँ, आपका धर्म देखूँ, आपका लिंग देखूँ, आपकी भाषा देखूँ। हर नागरिक को समान अधिकार, मगर किसी को भी ज़्यादा नहीं, किसी को भी कम नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में यही अंतर्भुत था, मगर नेहरू जी ने बाद में इसमें समानता का मतलब एवरीबडी इज एक जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म है, एवरीबडी इज कॉमन बट सम पीपल आर मोर कॉमन। तो ये एक गुट बनते गया कि अल्पसंख्यकों को ज़्यादा अधिकार, वो उनका अधिकार बन गया, उनके लिए कोई कानून नहीं। जैसे स्पीकर का कानून है, आज बॉम्बे में आज भी भोंगे चल रहे हैं, हमारे लिए नहीं है वो, हमारे लिए तो हमने पूरा कानूनी रहना है। तो ये जो है, इससे एक सेपरेटिज्म की भावना होती है कि मैं एक विशेष हूँ। तो अब आप देखो, एक आधे बच्चे का आप ज़्यादा लाड़ करो आपके घर में और दूसरे का मत करो, तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। आज यही है, और अम्बेडकर जी को जो संविधान में अभिप्रेत था वो आज बिल्कुल नहीं है। एक और आपसे छोटी सी जानकारी चाहूँगा। देश के भीतर भाषा को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल में, और ये बात उत्पन्न हुई है महाराष्ट्र से, जबकि हम ये मानते हैं कि अगर भारत को किसी मायने में दमदार बनाया, सशक्त बनाया, वो महाराष्ट्र था। वो महाराष्ट्र ही था जिसने आज़ादी के आंदोलन को नई चिंगारी दी थी। लेकिन आज उसी महाराष्ट्र में एक भाषा को लेकर, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो क्या ये दो राहे पे खड़ा करना या भाषाई विवाद को लेकर, अपनों को लेकर बांटने जैसा व्यवहार नहीं लगता? मैं इसको, ये आज की बात नहीं है जी। सावरकर जी जब अंडमान में थे 1915 में जी, तो आंध्र प्रदेश के, तब आंध्र प्रदेश नहीं था, वो मद्रास ये था, तो काकीनाडा में ऑल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और वहाँ पे आंध्र माता की जय के नारे लगाए गए। ये सावरकर जो अंडमान में वो कोलू पीस रहे थे, तो उन्होंने अपने भाई को लिखा कि ये बड़ी दुखद घटना है और मुझे भविष्य के बड़े दुश्चिन्ह इसमें नजर आते हैं। भारत माता की जय होना चाहिए, ना कि आंध्र माता की। ना जय महाराष्ट्र बोलना चाहिए, ना जय बंगाल, सिर्फ जयकार भारत माता की होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो बड़ा अशुभ होगा। आज महाराष्ट्र बड़ा है, बंगाल बड़ा है, सभी, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रांत की तो कैपिटल नागपुर थी जो मराठी भाषी थी, तो ये सब बड़े हैं, मगर ये इसलिए बड़े हैं क्योंकि भारत माता बड़ी है। अगर आप हाथ कट गए आपका देह से, तो देह का तो नुकसान होगा और हाथ तो मर गया। तो उन्होंने कहा कि आपने दूर नहीं होना चाहिए। और मुझे ये इसमें भाषावाद पे एक दया भेदभाव ब्रिटिशों का जो नीति थी, और उन्होंने इसलिए भाषा के आधार पर प्रांत विभाजन को भी विरोध किया था। उनका कहना था एक प्रांत में अगर 2-3 भाषा के लोग रहेंगे तो सब ठीक से रहेंगे, मगर आप एक भाषा को वहाँ मेजॉरिटी दे दो तो ये प्रॉब्लम आने वाले, वो आ गए। और जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र, ऐतिहासिक महाराष्ट्र का जो ये है कि पानीपत पे तो महाराष्ट्र से मराठे वहाँ लड़ने गए, मगर एक बार पूना पे निज़ाम ने आक्रमण किया था, कोई नहीं आया, महाराष्ट्र ने कभी सोचा नहीं। जैसे मैं खुद नागपुर का हूँ, तो हम तो हिंदी में ही बात करते हैं वहाँ पे, वहाँ हिंदी मराठी कोई नहीं। मगर आज जिस बाला साहेब ठाकरे का नाम उद्धव ठाकरे लेते हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा मतलब ये किया, और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ये इशू क्रिएट किया है। अच्छी बात यह है कि आज मुंबई का मराठी भी ये नहीं मानता, वो उनको अपोज कर रहा है।
मगर मेरा उनसे एक सवाल है, जो भी भाषा के इस पे करते हैं, ठीक है आपके भाषा पे अभिमान हो तो आपकी भाषा को आप ज्ञान भाषा बढ़ाओ। बिल्कुल। आज फ्रांस में फ्रेंच में सिखाया जाता है मेडिकल इंजीनियरिंग, चीन में चाइनीज में सिखाया जाता है, रशिया में रशियन में सिखाया जाता है, जापानी में वहाँ कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है। तो ये किसी ने कौन रूल बनाया कि आपकी मातृभाषा ज्ञान भाषा नहीं बन सकती? बनाओ उसे, भारत की हर भाषा ज्ञान भाषा बने। तो ये नहीं करेंगे तो ये राजनीति के लिए, और ये मिलापी कुश्ती होती है ना, मैं हिंदी को गाली दूंगा, कोई फिर वहाँ मराठी को गाली देगा, और हम लोग जनता आपस में झगड़ती रहेगी। तो इसलिए मैंने जैसा वापस कहा, जनता ने सजग रहना चाहिए और ऐसे नेताओं को तुरंत सबक सिखाना चाहिए। अभी कुछ दिनों से हम एक विवाद देख रहे हैं, वो विवाद है संविधान को लेकर, कि विपक्ष जो है लगातार संविधान की किताब दिखाता है और संविधान की लड़ाई लड़ने की बात करता है, संविधान को बचाने की बात करता है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है? भारत में संविधान अगर खतरे में हो तो वो नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी के कारण है। आर्टिकल 35 का एग्जाम्पल ले लो, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो लोग संविधान को तोड़ने गए, संविधान में इलीगली सोशलिस्ट और ये शब्द जोड़े गए, जबकि आप प्रेम्बल में कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो जो संविधान तोड़ते हैं संविधान की भाषा करते, यही होता है कि जो चोर ही होता है ना, कि वो वही चिल्लाता है कि खुद को साबित करने के लिए मैं चोर नहीं हूँ। आज जो हो रहा है वो वही हो रहा है। संविधान को कोई, जनता की इच्छा है संविधान बदले, ये मेजॉरिटी की प्रोविजन है, संविधान बदलने की प्रोविजन संविधान में है। तो आर्टिकल 35 आप ला सकते हो, मगर मोदी उसको हटा देंगे तो आप बोलेंगे इलीगल है। तो इसमें मेरा कहना है कि आप पक्ष छोड़ दो, आज देश हित की बात करें। कुछ चीज़ों में विरोधी पक्ष और जो राज्यकर्ता पक्ष है उन्होंने साथ में आके काम करना चाहिए, और कुछ मुद्दों पे उन्होंने आपस में विरोध है तो विरोध दिखाना चाहिए, मगर हर मुद्दे पे विरोध करना ही गलत है। तो आपने अभी देखा और सुना रणजीत सावरकर जी को। जी हाँ, बिल्कुल, वीर दामोदर सावरकर जी के पोते हैं। इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया, बहुत स्पष्ट बयानबाजी की, बहुत स्पष्ट इनकी अवधारणा है कि आज भारत अगर किसी मायने में टूट रहा है, बिखर रहा है, तो वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज अगर राष्ट्र को, हमारे भारत को सशक्त बनाना है, किसी मायने में अगर अखंड भारत की तरफ हमको बढ़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर भारत माता की जय बोले, और भारत माता ही सर्वश्रेष्ठ है। नमस्कार।